जी, लास्ट टॉपिक में कोई कंफ्यूजन? जो हमने कल पढ़ा था, ठीक है सर। जी, खाकान, शफकत। चलो ठीक है जी, अगर नहीं है तो हम आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं कि बैंक किस तरह मनी क्रिएट करता है, किस तरह वो क्रेडिट क्रिएट कर लेता है। ठीक है ना, कि अभी तक जो हम पढ़ रहे थे कि मनी, जो बैंक्स वगैरह होते हैं उसका मेन काम होता है लोगों से पैसे लेना और आगे जाके लोगों को पैसे देना। तो बैंक ये किस तरह करता है, ठीक है जी। तो इसका थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा, क्लियर जी, कि आपको अंदाजा हो कि बैंक किस तरह क्रिएट कर लेते हैं मनी। ये उसने एक सिंपल बैलेंस शीट दी है बैंक की, जहां पर एक साइड पर उसके एसेट्स और एक साइड पर उसके लायबिलिटीज होते हैं। असल में बैंक का मेन काम होता है लोगों से पैसे लेना, जो कन्वेंशनल बैंक्स होते हैं, ठीक है, या इसको ट्रेडिशनल बैंक्स भी कहते हैं, जिसका मेन काम होता है लोगों से पैसा लेना जिनके पास सरप्लस पैसा पड़ा हो, और उन लोगों को पैसा देना जिनको पैसे की जरूरत होती है। ठीक है, और मैंने आपसे कल कहा था कि बैंक एक एजेंट का काम करता है बिटवीन द बारोर एंड द लेंडर, इसलिए बैंक्स को फाइनेंशियल इंटरमीडियरी भी कहते हैं। क्लियर। अब बैंक क्या करता है, भाई बैंक को क्या फायदा होगा कि यार वो लेंडर से पैसे ले ले और बारोर को पैसे दे दे, तो भाई बैंक को क्या फायदा हुआ। देखो, इंशाल्लाह जब आप जाएंगे और आप भी बैलेंस शीट पढ़ेंगे या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसके पढ़ेंगे ये बैंक से, तो आपको पता चल जाएगा कि बैंक का मेन काम, उसका जो मेन रेवेन्यू होता है ना, उसका इंटरेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल, जिन लोगों के पास सरप्लस पैसा पड़ा था, क्लियर जी, उसने आगे जाके बैंक में पैसा रखवा दिया। बैंक ने उनसे कहा कि ठीक है, मैं आपको सूद दूंगा इस पे 6%। ठीक है, जो लेंडर था, बैंक आगे जाके वही पैसा 8% पे बारोर को दे देता है। क्लियर जी, बैंक ने लेंडर से 6% पे ले लिया। ठीक है, लेंडर के पास सरप्लस पैसा पड़ा था, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए के पास, उसने बैंक को दे दिया और बैंक ने कहा कि मैं आपको इस पे 6% सूद दूंगा। क्लियर जी, आगे जाके बैंक उसको बारबर को, फॉर एग्जांपल मिस्टर बी को 8% पे दे देता है, तो उस इसको 6% दे देगा, जबकि इससे 8% वसूल कर लेगा, तो बैंक को नेट प्रॉफिट क्या हुआ, 2%। ठीक है ना, बैंक इससे 8% वसूल कर लेगा, जबकि मिस्टर जो ए था लेंडर, उसको 6% दे देगा, तो बैंक को नेट प्रॉफिट हुआ 2% का। इसको कहते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। क्लियर। तो बैंक इस तरह के लोगों से को ज्यादा सूद पे दे देगा और लोगों से कम सूद पे ले लेगा। जो नेट प्रॉफिट होता है या जो उसको जो बढ़ जाएगा उसको कहते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। क्लियर। इसको सिर्फ आपने एक नजर पढ़ना है, बस एक ही दफा पढ़ ले, फिर रिवीजन ना करें इसकी। इसको बैलेंस शीट को भी सिर्फ आपने एक दफा ही पढ़ना है, समझना है बस, फिर रिवीजन के लिए जरूरी इतना नहीं है। अगर टाइम हो तो रिवीजन के लिए पढ़ ले, वरना इतना जरूरी नहीं है। अब उसने सिर्फ सिंपल बैलेंस शीट दी है आपको, इसको सिर्फ समझिए। एक साइड पर बैंक के एसेट्स हैं, एक साइड पर बैंक की लायबिलिटीज हैं, कि बैंक के एसेट्स कौन कौन से होंगे और बैंक की लायबिलिटीज कौन कौन से होंगे। तो बैंक के एसेट्स क्या होंगे, रिजर्व, इसके पास जो रिजर्व पड़े हैं कैश की शक्ल में या गोल्ड की शक्ल में, कोई भी रिजर्व हो सकते हैं इसके पास। लोन, लोन उसके एसेट होंगे उस शक्ल में जब उसने किसी और को लोन दिए हैं, फॉर एग्जांपल बारबर को लोन दिए हैं, तो वो उसकी एसेट्स में आएंगे। ठीक है, तो अगर बैंक ने आगे जाके लोन दिए हैं बारबर्स वगैरह को, तो वो उसकी एसेट साइड पे आएंगे। क्लियर जी। इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज, यार अगर बैंक ने किसी कंपनी के शेयर्स दिए हैं, ठीक है ना, या डिबेंचर्स दिए हैं या बॉन्ड लिए हैं बैंक ने, तो उसने इन्वेस्टमेंट की है, तो वो उसके एसेट साइड पे आएंगे। और अदर एसेट, फॉर एग्जांपल कोई उसके नॉन मॉनिटरी एसेट्स हो सकते हैं, उसके रिसीवेबल्स वगैरह। क्लियर जी, तो ये इसके टोटल एसेट्स हो जाएंगे। लायबिलिटीज क्या होंगी उसकी,
या चेकिंग अकाउंट जो डिमांड, फॉर एग्जांपल किसी ने अगर अभी चेक बना दिया, बैंक में प्रेजेंट कर लिया, तो बैंक उसको लायबल होगा कि उसको पेमेंट कर ले। तो चेकिंग अकाउंट नॉर्मली ये करंट टाइप अकाउंट्स, या फॉर एग्जांपल अगर किसी को अभी पैसों की जरूरत है और उसका बैंक में अकाउंट है तो वो जाके विड्रॉ कर सकते हैं। सेविंग, उन लोगों को पैसे देंगे बैंक्स, ये उनकी लायबिलिटी होगी बैंक की, कि जब फॉर एग्जांपल एक बंदे ने 5 साल के लिए पैसे रखे बैंक में, 5 साल बाद वो बैंक के पास जाएगा तो बैंक की लायबिलिटी है कि उसको वो पैसे और इंटरेस्ट वगैरह दे दें, और अदर लायबिलिटीज में क्रेडिटर वगैरह उसके आ जाते हैं, कोई और लायबिलिटीज जो होती हैं। क्लियर जी? तो एक सिंपल सा बैलेंस शीट है बैंक का, कि एक साइड पे उसके होंगे एसेट्स, सिंपल सा बैलेंस शीट उसने बनाया। नॉर्मली इस तरह सिंपल नहीं होता, इसमें बहुत से और भी होते हैं, लेकिन वो आपको समझाने के लिए कि एक बैंक के एसेट्स यही हो सकते हैं और बैंक की लायबिलिटीज यही हो सकती हैं। तो बैलेंस शीट में कोई कंफ्यूजन, लेकिन इसको आप एक समझ ले, शायद ऑब्जेक्टिव में पूछे वो आपसे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आपसे बैलेंस शीट इकोनॉमिक्स में पूछेगा। ठीक है, अकाउंटिंग में वो ठीक ठाक वो आपसे मतलब बैलेंस शीट वगैरह पूछते हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन, तो इसको आप एक एक नजर काइंडली पढ़ ले। नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है, ये टर्मिनोलॉजी सिर्फ सीखे आप। फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी क्या होती है, ठीक है जी। तो ये रिजर्व में वो लीगल रिक्वायरमेंट जो मैंने आपसे कहा था कि स्टेट बैंक कमर्शियल बैंक से कहते हैं कि यार आपने अपने पास इतने रिजर्व रखने हैं, ठीक है ना, तो अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन हो तो आप उसको वो पे ऑफ कर लें। ठीक है, तो काइंडली इसको आप एक नजर पढ़ लें। अब ये इन्होंने बैंक की एक हिस्ट्री बताई थी कि गोल्ड स्मिथ एज ए बैंक, तो इसको आप पढ़ ले बस, इस पे मैं टाइम जाया नहीं करता। ठीक है जी। अब देखो, अब वो कहते हैं कि यार बैंक काम किस तरह करते हैं, ठीक है ना, वो किस तरह क्रेडिट क्रिएट करता है, वो किस तरह लोगों को लोन दे देता है, और वो जो प्रोसेस होता है क्रेडिट क्रिएशन का, क्रेडिट क्रिएशन का मतलब ये कि वो किस तरह लोगों को लोन देता है, वो अभी वो प्रोसेस आपको समझा रहा है। ठीक है, तो इसको भी सिर्फ आपने समझना है बस, याद माद नहीं करना कुछ भी नहीं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं, उसने आपको एक सिंपल उसने शुरू किया कि यार एक बैंक ने ना, फॉर एग्जांपल एबीसी बैंक ने शुरू किया कारोबार कैश से, तो आपके पास एसेट में कैश आया, अभी आपके पास 50,000 रुपये आपने से बैंक शुरू कर लिया, ठीक है जी, आपके पास पैसे आ गए। अब ये 50 के 50,000 रुपये आप आगे जाके लोगों को सूद पे दे सकते हैं, तो आपकी लेबिलिटी भी ये बन गई कि फॉर एग्जाम्पल अब आप इसको ना सूद पे दे सकते हैं। क्लियर जी? तो एसेट और लायबिलिटी साइड आपके दोनों साइड बराबर हो गए। अब आगे आए आप, वो कहते हैं कि यार इस तरह तो नहीं होता कि आपके पास कैश रिजर्व इतने पड़े हो, ठीक है ना, और आप 50 के 50 एज ए डिमांड डिपॉजिट लोगों को दे दे कि 50 के 50 दे दें। वो कहते हैं कि यार स्टेट बैंक की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है जी। ये देखें, चलो मैं इसको आप पढ़ लें, यहाँ से शुरू होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए बैंक से, ठीक है, कैश रिजर्व आपने 1 लाख रखे बैंक में, ठीक है ना, 1 लाख से कारोबार शुरू कर लिया आपने, इंट्रोड्यूस करवाया कैपिटल, अब 1 लाख की आप डिमांड डिपॉजिट कर सकते हैं। लोगों को डिमांड डिपॉजिट का मतलब ये कि लोग आपके पास आएंगे कि मुझे सर इतने पैसे चाहिए, आप उनको दे दो ऑन डिमांड, अगर वो डिमांड करते हैं तो आप उनको पैसे दे दोगे। लेकिन वो कहता है कि यार इस तरह तो नहीं होता, स्टेट बैंक की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। क्लियर जी? कि आपने 10% 20% जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आपने हमारे पास कैश रिजर्व रखवाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर 1 लाख का 10% में कैश रिजर्व रखवा दूं, ठीक है जी, तो बाकी 90 जो है मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। क्लियर जी? 1 लाख के 10% मैंने एज ए कैश रिजर्व रखवा दिया, बाकी 90,000 मैं आगे जाके इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। क्लियर? लेकिन लोग मुझसे कितनी डिमांड कर सकते हैं? 1 लाख की लायबिलिटी मेरे 1 लाख की 1 लाख ही रहेगी, लेकिन मैंने अपने एसेट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, एक 10% रिक्वायरमेंट, ऊपर 10% रिक्वायरमेंट नहीं थी। अब हम थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाते हैं। अब इधर हम इज्यूम कर लेते हैं कि स्टेट बैंक ने हमसे कहा कि आप 10% एज ए रिक्वायरमेंट एज ए कैश रिजर्व रखो, कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है या ऑन डिमांड लोग आपसे डिमांड करते हैं पैसों की, तो आपके पास कम से कम इतने रिजर्व तो पड़े होना, बाकी 90,000 आप इन्वेस्टमेंट कर लो, तो बैलेंस शीट की दोनों साइड्स बराबर हो गए। क्लियर जी? यहां तक कोई सवाल? इन दो में कोई सवाल? इसको आप खुद पढ़ लें, ये वाली इधर गोल्डस्मिथ हो रही है जी। सिर्फ हमने बाइफर्केशन की एसेट्स की,
पहले मैं 1 लाख के 1 लाख मैंने कैश रिजर्व रखा था, अब मैंने कैश रिजर्व को ना डिवाइड कर लिया कि मैंने 10% कैश रिजर्व रखवा दिए, फिर बाकी 90,000 में आगे जाके इन्वेस्टमेंट करूंगा क्योंकि मैंने सूद भी तो कमाना है ना। अब फॉर एग्जांपल बैंक ए ने बैंक बी को ये 90,000 ट्रांसफर कर लिया, उसने बैंक बी को इंटर बैंक ट्रांजेक्शन कर लिया, उसने उसको सूद पे दे दिए। अब आप देखिए बैंक बी की तरफ हम आते हैं, बैंक बी की तरफ से जब हम आए तो 90,000 वहां बैंक ए से आए, तो अब इसके हो गए 90,000 एसेट्स, ठीक है, और 90,000 अब बैंक बी की डिमांड डिपॉजिट, वो आगे जाके डिमांड डिपॉजिट के लिए लोगों के लिए लायबल है कि वो 90,000 लोगों को दे दें। लेकिन चूंकि स्टेट बैंक के रूल सब बैंकों पर एप्लीकेबल है, अब ये भी अपने 90,000 का जो यहां से आया है, यहां से जब जो बैंक ए ने बैंक बी को एज ए लोन दे दिया, क्लियर, उसके बैलेंस शीट में तो ये एज ए एसेट रिफ्लेक्ट हो रहा है। इन्होंने आगे जाके एज ए कैश 9,000 शो कर लिए, क्यों? क्योंकि उसने 90,000 का 10% लेके एज ए कैश रिजर्व रखना है, बाकी 81,000 जो होंगे वो आगे जाके ये इन्वेस्टमेंट करेगा, फॉर एग्जांपल बैंक सी को दे देगा। क्लियर जी? जब बैंक सी की तरफ आ गए तो बैंक सी की तरफ फिर बैंक सी बैलेंस शीट किस तरह बनेगी, बैंक सी की मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, इधर। अब फॉर एग्जांपल बैंक सी के पास कैश रिजर्व आ गए 81,000, तो 81,000 का 8100 वो अपने पास वो रख लेगा एज ए कैश रिजर्व, बाकी वो इन्वेस्टमेंट करके 72,000 इस तरह 72,000 बनते हैं ना, 8,000 ये 72,900 आएगा, कितना आएगा इसको फिर आप कैलकुलेशन कर ले, ठीक है। और 81,000 उसकी डिमांड डिपॉजिट हो जाएगी। क्लियर जी? तो देखिए आप बैंक बी ने बैंक सी को दे दिया, बैंक सी ने भी 81,000 का, जी जी जी, डिमांड डिपॉजिट वो होंगे जो बार डिमांड करेंगे, बिल्कुल ऑन डिमांड होंगे ना। डिमांड डिपॉजिट का मतलब ये कि आपके पास ऐसी डिपॉजिट पड़ी हो बैंक में कि बार बार आए कि सर मुझे इतने पैसे चाहिए, तो आपके पास उस टाइम अवेलेबल हो, ठीक है जी, सुंदर सही समझे आप, ऑन डिमांड, ठीक है जी। ये चेकिंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट और डिमांड डिपॉजिट ऊपर हम पढ़ चुके हैं, तो इंशाल्लाह आप उधर भी जाके पढ़ सकती हो। क्लियर जी? फिर 81 बैंक बी ने बैंक सी को दे दिया, तो बैंक सी के बैंक में 81,000 आ गए, उसने 8100 एज ए कैश रिजर्व रख लिया, बाकी वो आगे जाके इन्वेस्टमेंट कर लेगा। और डिमांड डिपॉजिट का मतलब ये कि बार बार आएगा या जिस बंदे को जरूरत होगी वो आके बैंक से वो करवा सकता है, रिक्वेस्ट करा सकता है कि मुझे पैसे दे दो। क्लियर जी? तो इसी तरह फिर बैंक बी बैंक सी को, बैंक सी बैंक डी को, बैंक डी बैंक ई को, और इस तरह ये प्रोसेस चलता जाएगा। ये देखें बैंक ए ने इतने से कारोबार शुरू किया, उसने एज ए रिजर्व ये रखा, ये आगे जाकर ट्रांसफर कर दिया। बैंक बी के पास इतने पैसे आए, उसने 9,000 एज ए रिजर्व रखे, आगे जाके 81,000 ट्रांसफर किए। बैंक बी ने बैंक सी को 81,000 ट्रांसफर कर लिए, इतना रिजर्व रखा, इतना आगे जाके इन्वेस्टमेंट कर लिया। बैंक सी ने बैंक डी को 7,900, उसने इतना रिजर्व रखा, आगे जाके इतना ट्रांसफर किया, ये इधर से आया, फिर ये रिजर्व रखे, और इस तरह ये प्रोसेस चलता जाएगा और इसी तरह ये क्रेडिट क्रिएशन होती जाएगी। क्लियर जी? तो इस प्रोसेस को जो एक बैंक दूसरे को लोन देता है, दूसरा तीसरे को लोन देता है, तीसरा चौथे को लोन देता है, इस प्रोसेस को क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। तो इस टेबल को आप एक नजर देख ले, इसको इतना याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन अभी सिर्फ आपको इतना समझाना था कि बैंक इस तरह काम करता है और इस प्रोसेस को उसने क्रेडिट क्रिएशन का नाम दिया हुआ है कि वो किस तरह क्रेडिट क्रिएट करता है, मतलब वो किस तरह लोन देता है, लोन रिसीव करता है, इस प्रोसेस को क्रेडिट क्रिएशन। तो इसको काइंडली आपने सिर्फ समझना है, बस एक ही दफा समझे बस, ठीक है जी। अगर उसने बहुत भी शौक हुआ ना, तो आपको इस तरह का सिंपल बैलेंस शीट दे देगा, वो कहेगा कि यार इधर अगर डिमांड डिपॉजिट ये है और लोन एंड इन्वेस्टमेंट अगर ये है, तो भाई वो उसने अपने पास कैश रिजर्व कितना रखना है, और वो आपसे को बता देगा कि यार स्टेट बैंक की फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट है कि 10% कैश रिजर्व रखो, तो ये जरा फुल करो बस, अगर वो बहुत भी ओवर हुआ ना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इतना ओवर होके जाएगा। बस सिर्फ आपको ये समझाना था, आपको तो थोड़ा बहुत इतना समझ आ भी होगा, अगर आपने अकाउंटिंग थोड़ी बहुत पढ़ी है बैलेंस शीट वगैरह,
तो आपको पता होना चाहिए कि एसेट और लायबिलिटीज होते हैं दो साइड्स, तो दोनों बराबर होने चाहिए, तो बैलेंस शीट आपका टैली होना चाहिए। जी बाकी का कोई सवाल तो काइंडली इसको आप सिर्फ एक दफा समझे। जो इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल वो ये है कि क्रेडिट क्रिएशन के किस चीज का नाम है, क्रेडिट क्रिएशन किस को कहते हैं, और क्रेडिट क्रिएशन के अगर जब क्रेडिट क्रिएशन होगा तो उसमें कंसिडरेशन कौन कौन सी होनी चाहिए, और क्रेडिट क्रिएशन के लिमिटेशन कौन कौन से हैं। तो अगर वो यहाँ से उसकी सवाल की ख्वाहिश हुई तो वो ये सवाल जरूर पूछेगा आप लोगों से। अगर इस चैप्टर में वो या तो आपसे क्रेडिट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछेगा जो कल हमने पढ़े थे वो बहुत ज्यादा, या अगर वो बहुत भी अगर उसको अच्छा लगेगा, अगर मुझसे पेपर बनाएगा ना, अगर ऐसे कह रहा हूँ ना, तो मैं ये सवाल यहाँ से उठाऊंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्रेडिट क्रिएशन किसे कहते हैं, और वो जो प्रोसेस हमने ऊपर पढ़ा इसको क्रेडिट क्रिएशन ही कहते हैं। अब इसकी डिफिनेशन भी पढ़ते हैं शायद। तो यहाँ तक कोई सवाल? जी अजहर की सलमान के अलावा और भी क्लियर करें तो सुंदर आपका पॉइंट क्लियर हुआ ना कि डिमांड डिपॉजिट वो होते हैं जो हम जैसे लोग बारो रखा जाते हैं उससे डिमांड करते हैं सर मुझे इतने पैसे दे दो, इतने पैसे, तो उस सिर्फ आपने एक दफा उसको समझना है जी। अब क्रेडिट क्रिएशन किसे कहते हैं? ठीक है ना। अब ये एक प्रोसेस होता है बैंक का जिसमें बैंक ना सिर्फ how the banks make money is the process in which it describes how the bank makes profit, कि वो किस तरह प्रॉफिट बनाता है। वो मैंने आपको प्रॉफिट का बता दिया ना, नेट प्रॉफिट मार्जिन का, कि वो कम